नमस्कार, चुनावी महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो चुनावी महासंग्राम के अब आखिरी पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं। आज शाम चुनाव प्रचार थम गया उत्तर प्रदेश और मणिपुर में। उत्तर प्रदेश में आखिरी दौर का और मणिपुर में दूसरे और आखिरी दौर का चुनाव प्रचार आज थम गया और अब सबको इंतजार होगा पहले 8 तारीख का जब मतदान होगा और उसके बाद 11 तारीख का जब चुनाव नतीजे सामने आएंगे। तो आज जबकि चुनाव प्रचार थम गया है, क्या रही दिन भर की हलचल, क्या रही दिन भर की सुर्खियां, वो सब आपको बताएंगे। नजर डाल लेते हैं आज की 3 बड़ी खबरों पर जिस पर हमारी खास तौर से नजर रहेगी। पहली खबर हमारी आज की, उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण के लिए थमा प्रचार अभियान। अब 8 तारीख को होगा मतदान। और आज अंतिम दिन तमाम दिग्गजों ने अपना पूरा जोर लगाया और मणिपुर में भी प्रचार जो अभियान थमा, दूसरे दौर में 8 तारीख को डाले जाएंगे वोट। मणिपुर में 2 चरणों में हो रहा है मतदान और इन 2 चरणों में से दूसरे चरण के लिए प्रचार थमा। और सपा कांग्रेस में सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में उतारे। जी हां, सपा कांग्रेस के गठबंधन ने सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार मैदान में उतारे और गायत्री प्रजापति का मामला गरमाया। अब तक गायत्री प्रजापति का कोई सुराग नहीं। तो आज की 3 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर आएगी। अंतिम चरण के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार थमा, तीसरे दिन आज आखिरी दिन प्रचार के तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकी। मणिपुर में भी प्रचार अभियान थमा जहां पर 8 तारीख को डाले जाएंगे वोट। और साथ साथ आज की जो तीसरी खबर है, अपराधियों का किस तरह से बोलबाल रहा और हम आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा अपराधी उम्मीदवार किस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में उतारे। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। जाहिर तौर से अब सबकी नजर में 7वें चरण का मतदान है। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान, 40 सीटों के लिए वोट होंगे 7 जिलों में और इनमें गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और जौनपुर, ये 7 कुल मिलाकर जिले हैं जहां की 40 सीटों के लिए 7वें चरण में 8 तारीख को वोट डाले जाएंगे। कुल मतदाता 1,41,00,000, मतदान केंद्र 14,458। महिला मतदाताओं की अगर बात करें तो 64,76,000 मतदाता हैं, जबकि पुरुष मतदाता 76,24,000 7वें चरण में। और 7वें चरण की और बात करें तो कुल उम्मीदवार 535 है, जिनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 47 है। 7वें चरण में कुल उम्मीदवार 535, महिला उम्मीदवार 47। दागी उम्मीदवारों की बात करें तो 7वें चरण में 115 दागी उम्मीदवार मैदान में हैं। करोड़पति उम्मीदवार 132 और निर्दलीय 136। ये रंग हैं अलग अलग जो हम आपको दिखा रहे हैं। कुल उम्मीदवारों की बात करें तो बसपा ने 40, भाजपा ने 32, क्योंकि भाजपा यहाँ पे अपना दल के कई उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रही है। समाजवादी पार्टी 31, कांग्रेस 9 और राष्ट्रीय लोकदल 21 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो 7वें दौर में जो प्रमुख उम्मीदवार, अलका राय भाजपा से, सिबगतुल्लाह बसपा से, जनक कुशवाहा कांग्रेस से, मोहम्मदपुर सीट है ये। और अगर जमनिया सीट की बात करें तो ओम प्रकाश सिंह सपा से, सुनीता सिंह भाजपा से, अतुल राय बसपा से जमनिया सीट पर आमने सामने हैं। सैदपुर की एक महत्वपूर्ण सीट है, विद्यासागर सोनकर भाजपा से, सुभाषपासी सपा से और रवि किरण बसपा से। ओबरा सोनभद्र की बात करें तो संजय गौड़ भाजपा से, वीरेंद्र प्रताप बसपा से, रवि गौड़ सपा से प्रमुख उम्मीदवार। और दूधी सीट की बात करें सोनभद्र में तो बसपा के विजय गौड़, हरिराम चेरो बीजेपी से उम्मीदवार यहाँ पर हैं। शाहगंज जौनपुर शैलेंद्र यादव सपा से, ओम प्रकाश सिंह बसपा से और अजीत सिंह भारतीय समाजवादी पार्टी से। सीमा द्विवेदी भाजपा से, ये हम बात कर रहे हैं जौनपुर की। सुषमा पटेल बसपा से यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। मझवा मिर्जापुर की बात करें बसपा से रमेश चंद्र और इसके अलावा भाजपा और बाकी पार्टियां भी मैदान में हैं। भदोही की बात करें तो जाहिद बेग सपा से, रविन्द्रनाथ त्रिपाठी भाजपा से, रंगनाथ मिश्र बसपा से भदोही की बात करें। मिर्जापुर से कैलाश चौरसिया सपा से, रत्नाकर मिश्र भाजपा से प्रमुख उम्मीदवारों की नाम जिनकी किस्मत दांव पर है। ज्ञानपुर भदोही विजय मिश्र निषाद पार्टी से हैं और रामरती बिंद सपा और कांग्रेस गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। कैंट वाराणसी की बात करें अनिल श्रीवास्तव कांग्रेस से और सौरभ श्रीवास्तव भाजपा से। कैंट वाराणसी की सीट। सेवापुरी की बात करें तो सुरेंद्र पटेल सपा से, अपना दल से नील रतन पटेल और महेंद्रनाथ पांडे बसपा से।
राजेश मिश्रा कांग्रेस से और नीलकंठ तिवारी भाजपा से वाराणसी दक्षिण की बात करें। पिंडरा वाराणसी से अजय राय कांग्रेस के, अवधेश पटेल भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिंडरा वाराणसी से। और 7वें चरण में अगर 2012 में देखें, सपा के खाते में 23 सीटें, बसपा के 5, भाजपा 4, कांग्रेस 3 और अन्य के खाते में 5 सीटें गई थी। तो पूर्वांचल में सपा की 2012 में लहर थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा की आंधी थी। अब देखना यह है कि इस बार मुकाबला कैसा होगा और कौन सा पार्टी है जिसकी हवा चल रही है। और हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह जौनपुर में इस वक्त मौजूद है और जौनपुर बनारस से लगता हुआ जिला है। अजय विक्रम, जिस तरह के रोड शो हम देख रहे हैं कि शक्ति परीक्षण चुनाव के आखिरी दिन और आखिरी दौर में वाराणसी में हुआ, क्या वाराणसी की हवा जौनपुर तक भी पहुंची क्या? जी बिल्कुल अशोक, केवल इस रोड शो का केवल मकसद वाराणसी तक ही नहीं था। इस पूरे रोड शो का मतलब जो इस चरण में चुनाव होना है वहां तक मैसेज पहुंचाना था और कमोबेश वो मैसेज पहुंचा भी है। क्योंकि अब जो चुनाव के तरीके बदल गए हैं, मतदाताओं के जो प्रत्याशियों की जो बातें हैं उसको सुनने के तरीके बदल गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो अब बनारस में जो कुछ घटना हो रही है उसमें जौनपुर या भदोही या मिर्ज़ापुर के लोग उससे अछूते नहीं रहे। उन्होंने देखा, अपने टीवी पर देखा, अपने स्क्रीन पर देखा, अपने फ़ोन पर देखा कि किस तरह से कल बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ। हालांकि उसको रोड शो नाम नहीं दिया गया था, जनता दर्शन नाम दिया गया था। उस जनता दर्शन को लोगों ने देखकर निश्चित तौर पर एक माहौल ज़रूर समझा होगा कि क्या स्थिति है। लेकिन इसके साथ ही अशोक, ये भी मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चरण से बहुत सी ज़्यादा उम्मीदें हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप समझ सकते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 3 दिन यहाँ पर प्रवास किया, कोई प्रधानमंत्री अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है कि जो किसी तरह से अपने संसदीय क्षेत्र में इतना समय देता हो। इस बात को लेकर भी लोग चर्चा कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा खुशी और उत्साहित थे। और न केवल बनारस में, बाहर भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र को कितना महत्व देते हैं, कितनी बातें करते हैं। कल रात 9:30 बजे तक उन्होंने बहुत से ऐसे कार्यक्रम थे, बहुत सी चीज़ें थी, पूरे शहर को केसरिया रंग से पाट दिया गया था। निश्चित तौर पर वो हवा जो बनारस से चली है न केवल जौनपुर, लखनऊ तक भी पहुंच सकती है। जी 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 बिल्कुल। और हम सीधा चलते हैं वाराणसी, चलते हैं बनारस। हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र मौजूद है। अश्विनी, अजय विक्रम कह रहे थे कि जो बनारस से हवा चली वो जौनपुर तक भी पहुंची है, लखनऊ तक भी पहुंच सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या बनारस में हवा का रुख जो है वो बदल गया है बीते 3 दिनों? निश्चित तौर से अशोक, बनारस से और पूर्वांचल से पुरवैया चलती है और जब पुरवैया चलती है तो गर्मी भी बढ़ती है, नमी भी बढ़ती है, उमड़ घुमड़ के कभी कभी बादल भी बरसते हैं। पिछले 3 दिनों से प्रधानमंत्री का यहाँ पर प्रवास भी रहा, काशी से उनका अनुराग भी अद्भुत है और काशी का प्रधानमंत्री से भी अनुराग अद्भुत है। पूर्वांचल से काशी की जो ये धारा चल रही है, जो हवा चली है, जिसका जिक्र अजय भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये प्रवेश द्वार होता है उत्तर प्रदेश का, तो ये तय कर देता है कि लखनऊ कौन पहुंचेगा, किस तरीके से पहुंचेगा। और लखनऊ ही सियासत तय करती है, कहीं ना कहीं दिल्ली का भी, जो यहाँ के जुमले हैं, जो यहाँ की कहावतें हैं। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, 2012 में अगर देखें तो पूर्वांचल और अवध क्षेत्र की अगर इन सीटों को देखें तो समाजवादी पार्टी को 106 सीटें मिली थी। कई ज़िले ऐसे थे जिसमें पूरी की पूरी सीटें मिली थी। लेकिन 2014 के चुनाव में सब कुछ उलट हुआ, भाजपा सहयोगी दलों को 73 सीटें मिली यहाँ पर। और 2014 से लेकर 2017 तक जो विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाएं रहीं, उनसे काफ़ी कुछ पूर्वांचल की तस्वीर भी बदली है, मिजाज भी बदला है, तेवर भी बदला है और वो काम भी अब दिखने लगा है। हाँ, जो दावे किए जाते हैं कि काम बोलता है, तो वो भी दावे कहीं ना कहीं राज्य सरकार को और केंद्र सरकार की परियोजनाओं में साफ साफ उसमें अंतर दिखता है। हाँ, यहाँ पर घेरने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके गढ़ में की गई, जिस तरीके से रोड शो अखिलेश और डिम्पल यादव और राहुल गांधी ने किया, लेकिन उसके पीछे घेरने के साथ साथ उनको चुनौती भी थी अपने सपा के इस 2012 के परिणामों को देखते हुए। अगर देखें तो गढ़ को बचाने की, क्योंकि 106 सीटों का मतलब कि बहुमत से ठीक आधा सीटें तो यहीं से मिल गई थी, जो कि मैं ये कहूँगा कि 2012 से 2014 के बाद अब 17 गंगा, गोमती, घाघरा
जी। इन सब में बहुत पानी बह चुका है। निश्चित तौर से यहाँ पे जो परिवर्तन दिख रहा है, जो यहाँ पे स्थितियाँ दिख रही हैं, वो काफ़ी कुछ चौंकाने वाली होंगी। परिणामों पर सीधा इनका अप्रत्याशित असर देखने को मिलेगा अशोक। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा अश्विनी। संकेतों और प्रतीकों की भी बात करेंगे, क्योंकि इन चुनाव के दौरान इस पूरे 2-3 दिन में जिस तरह से प्रतीकों का सहारा लिया गया, उसका मतदाता के मन पर भी क्या असर पड़ सकता है, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हौसला है पाने का, सही कदम बढ़ाने का, मिला है हमको साथ खुशियां अपने पास, निडरता से जीने का, सपने बस में करने का, आशिया को पाने का, मिला है हमको साथ खुशियां अपने पास। LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर बसाए रिश्ते सजाए। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो पापा। जब आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते तो दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। बाल श्रम को कहें ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में दूसरे और उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण का जो चुनाव प्रचार था, वो आज शाम थम गया। और हम लगातार बात कर रहे हैं अपने संवाददाताओं से। हमारे साथ जौनपुर से जुड़े हुए अजय विक्रम सिंह हमारे संवाददाता है, और हमारे साथ वाराणसी से माफ कीजिएगा अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़े हैं वाराणसी से, और साथ साथ राजीव रुस्तगी हमारे संवाददाता मणिपुर में इम्फाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्योंकि मणिपुर की बात करें तो वहां पर भी दूसरे दौर का मतदान होना है 8 तारीख को, और आज वहां पर भी चुनाव प्रचार थम गया। एक बार फिर मैं अश्विनी आपके पास वापस आता हूं। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि इस बीते 3 दिन में हमने देखा कि वाराणसी में बहुत कुछ हुआ, और तमाम प्रतीकों का भी कहीं ना कहीं जो है वो हमने देखा कि प्रतीकों का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। हमने देखा बाबा विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री जाते हैं, और उसके बाद राहुल गांधी और साथ साथ अखिलेश जाते हैं। एक गाय को चारा खिलाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से एक बच्ची को प्रधानमंत्री ने किस तरह से पहल की। तो ये सारे जो प्रतीक हैं, इन प्रतीकों का क्या इंपॉर्टेंस, क्या महत्व देखते हैं बीते 2-3 दिनों में, क्या असर देखते हैं?
निश्चित तौर से अशोक, जैसा आप कह रहे हैं कि ये नगरी जो है तंग गलियों की है, लेकिन खुले दिमाग और खुले दिल वालों की नगरी है। वो सब कुछ समझती है, सारे प्रतीकों के निहितार्थ भी समझती है। और साथ ही साथ अगर देखें तो जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहा, पहला कार्यक्रम जो काशी विश्वनाथ दर्शन का रहा, वो तो रोड शो था नहीं, वो जनता जनार्दन के दर्शन का कार्यक्रम था, जिसमें जनसैलाब उमड़ा। आमतौर से धार्मिक नगरी, सांस्कृतिक नगरी, ये उस दिन भगवा रंग में रंगी दिखी, केसरिया काशी हो गई थी। मैं आपको बताऊं जिस तरीके से था। कल जब प्रधानमंत्री का रोड शो था, पांडेपुर चौराहे से लेकर काशी विद्यापीठ तक 3-4 किलोमीटर का दायरा, लाखों का साथ था। जो स्थिति वहाँ की थी, प्रधानमंत्री ने एक बात का भी जिक्र किया था कि 2014 में जब उन्होंने यहाँ से प्रत्याशी बन के पर्चा दाखिल किया, तो स्थानीय प्रशासन और तत्कालीन सरकार ने उनको यहाँ पर न रोड शो करने की अनुमति दी, न रैली करने की अनुमति दी, न वो ठीक से अपना प्रचार कर सके। उनका मलाल था कि काशी में हम जनता जनार्दन का दर्शन नहीं कर पाए, वो उन्होंने अब किया। उसके अलावा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के जो नेता हैं उन्होंने जो किया, उसका वाकया भी एक है कि सारे काम बोलते हैं, सारी चीज़ें बोलती हैं, लेकिन जब वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो बिजली कट जाती है। ऐसी स्थितियां भी विडंबनापूर्ण और हास्यास्पद बनती हैं। हाँ, एक जो सामाजिक स्तर पर ध्रुवीकरण की जो कोशिश होती है और साथ ही साथ एक तुष्टीकरण के भी जो स्थिति होती है, उससे बचने की बहुत जबरदस्त कोशिश सपा कांग्रेस गठबंधन कर रही है, क्योंकि कहीं न कहीं उसका खामियाजा वो लोकसभा चुनाव में देखे हैं। जी अश्विनी, मैं मौका लगा तो आपके पास आऊंगा जरूर। और एक बात और भी, पहली बार ऐसा हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के प्रधानमंत्री, बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री, आज भी उनको लोग बहुत मानते हैं, उन प्रधानमंत्री के निवास पर पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री उनके घर पर पहुंचा, जहां पर वो रहते थे बनारस में। लेकिन मैं कोशिश करूंगा और वक्त हो तो उस पर आपसे बात करूंगा। पर पहले मैं सीधा अजय विक्रम सिंह के पास जा रहा हूं। अजय, बात अगर इस अंतिम दौर की कहें, दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जिसका जिक्र अभी अश्विनी ने भी किया कि एक तो बत्ती चली जाती है, बिजली चली जाती है बीच कार्यक्रम में। दूसरी बात ये भी हमने देखा, गायत्री प्रजापति जिस तरह से एक बलात्कार का जो आरोपी मंत्री है वो फरार रहता है, पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती। क्या ये जो विकास और कानून व्यवस्था से जुड़े जो दोनों एक प्रतीक हैं, क्या इसका असर इन आखिरी दौर में पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल अशोक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपने जैसे दो उदाहरण दिए, यही दो उदाहरण तो हैं जो इस पूरे चुनाव के मुद्दे हैं। अगर आप बात करिए, जिस विकास की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, अगर आप उसकी पड़ताल में जाएंगे, आप जैसे ही गांव के अंदर जाएंगे उसकी हकीकत आपके सामने खुल जाएगी। निश्चित तौर पर जो चीज़ें हैं वो कागजी हैं, वो लखनऊ में बनी लेकिन लखनऊ से गांव तक नहीं पहुंच पाई। इसको मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही आपने जो गायत्री प्रजापति की बात की, आपको याद हो कि ये वही सरकार है जो जिसने आजम खां की भैंसों को खोजने 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लगे थे, वो भैंस को खोज कर ले आए थे, और लेकिन उनका मंत्री यहीं पर रह रहा है और वो मंत्री को खोज नहीं पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हर गली सड़क चौराहे पर इस बात की चर्चा हो रही है। यही एक मुद्दा है। कानून व्यवस्था, तमाम बातों को आप छोड़ दीजिए अशोक, विकास की बातें हर चुनाव में होती हैं। बड़ी ईमानदारी से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि बातें विकास पर होती हैं, अंत में जाकर जातियों पर चुनाव होने लगता है, उस पर पड़ने लगता है। लेकिन इस बार चुनाव की उत्तर प्रदेश की चुनाव की हवा सिर्फ इसलिए नहीं बदली है, हवा सिर्फ इसलिए बदली है कि यहाँ पे स्थितियां, जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति है उसकी जो चर्चा हो रही है वो जरूर कुछ बहुत बड़ा उलटफेर कर सकता है। जी। मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं एक बार मैं सीधा मणिपुर की भी बात कर ले। जाहिर तौर से उत्तर पूर्व में मणिपुर जो स्टेट है वहां पर भी दूसरे दौर का मतदान होना है। राजीव हमारे संवाददाता जुड़े। राजीव, ध्रुवीकरण की बात लगातार हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन जो खबर मणिपुर से है, मणिपुर में भी एक तरह का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई थी। ये कहा जा रहा था कि वहां घाटी बनाम पहाड़ में जो एक तरह से मणिपुर जो है वो वहां की आबादी बटी हुई है, तो वहां पर भी ध्रुवीकरण करने की एक कोशिश हुई थी। उसका इम्पैक्ट जो है इन चुनाव पर कैसे देख रहे हैं आप? जी देखिए, दूसरे चरण में जो चुनाव है उसमें ख़ास बात ये है कि जो ज़्यादा पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी ज़िले हैं जहाँ पर ये ध्रुवीकरण की जो आप बात कर रहे हैं, वहाँ वो निवासी बसते हैं और सिर्फ 2 मैदानी ज़िले हैं जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं दूसरे चरण में। तो ये जो परिप्रेक्ष्य है ये बिल्कुल ही पहले चरण से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पहले चरण में मैदानी इलाकों में ज़्यादा ज़िले थे जहाँ पर मतदान हुआ था, लेकिन इसका जो पहले चरण में हमने ज़्यादा मतदान देखा, क्योंकि पहले चरण में मैदानी इलाकों में जो मतदान हुआ है वहाँ पर आबादी भी कमोबेश ज़्यादा है। तो अगर अनुपात की बात करें, ये लोग भी ये राज्य का ही हिस्सा हैं, ये लोग इन बातों की संवेदनशीलता को भी समझते हैं। अगर ये इन बातों की संवेदनशीलता को समझते हुए लगभग 86.5% मतदान करते हैं, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत, अगर महिलाओं का प्रतिशत जो मतदान कर रहा है वो 88% रहा है, जो पाथ ब्रेकिंग जिसे कहा जा सकता है।
तो इसका सीधा सा संकेत हमें ये मिलता है कि पहाड़ी इलाकों तक भी इस मुद्दे की, इस मामले की समझ की और गहराई की गूंज एकदम साफ है। अशोक जी बिल्कुल, एकदम साफ गूंज तो दिखाई देती है। मैं आपके पास लौटूंगा राजीव, पर मैं अजय और साथ साथ अजय विक्रम का और अश्विनी मिश्र का शुक्रिया कर दूं, पर समय कम है, मुझे आपका भी शुक्रिया करना पड़ेगा। मेरे पास ये आदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे संवाददाता जुड़े, आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में बता रहे थे, लेकिन हम आपको मणिपुर की कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे, वहाँ के प्रमुख उम्मीदवारों के बारे में बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। हौसला है पाने का, सही कदम बढ़ाने का, मिला है हमको साथ खुशियां अपने पास, निडरता से जीने का, सपने बस में करने का, आशिया को पाने का, मिला है हमको साथ खुशियां अपने पास। LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर बसाए रिश्ते सजाए। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। GST कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। GST वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। GST एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। GST आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति। GST देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। GST एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश और मणिपुर की हम बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता राजीव रस्तोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, बहुत संक्षेप में आपसे एक बात ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पहले दौर में बम्पर वोटिंग हुई, बम्पर पोलिंग हुई, क्या दूसरे दौर में भी उम्मीद कर सकते हैं इतनी हाई वोटिंग परसेंटेज जाएगा? क्योंकि खासकर जैसा आप बता रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा मतदान है, जहाँ जाहिर तौर पर थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर होती हैं लोगों को निकल कर दूर तक जाने में। जी बिल्कुल, पहाड़ी इलाकों में भी उतनी ही दमदार और बम्पर वोटिंग जिसे आपने कहा वो होने की संभावना है। उसका कारण ये है कि पहाड़ी इलाकों के जो लोग हैं वहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरता हुआ जो नागालैंड से या मिज़ोरम से आने वाले रास्ते हैं जहाँ आर्थिक नाकेबंदी का असर है, वहाँ वो लोग रहते हैं जो सबसे ज़्यादा उसके जिसे कहते हैं सीधे तौर पर पीड़ित है उन परेशानियों से, उन दिक्कतों से। तो वहाँ पर बम्पर वोटिंग निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि लोग ये चाहते हैं बाहर आकर अपनी समस्या सरकार को सुनाए, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो। लेकिन ये जो 5 साल में एक मौका आता है, ये 100 सुनार की और एक लोहार की मौका होता है उस तरह का। और जनता चाहती है कि चोट करे तो इतनी गहरी करे जिसकी गूंज, जिसकी जो पीड़ा है वो देर तक और दूर तक सुनाई दे। बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। लोगों को जमकर जो है वोटिंग करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता राजीव रस्तोगी हमारे साथ जुड़े थे, मणिपुर के बारे में बता रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल आज चुनावी महासंग्राम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। लगातार देखते रहिए। नमस्कार।